हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केबी नर्सिंग क्लासेस ऑनलाइन। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा ऑब्स्टेट्रिक एंड मिडवाइफरी रिलेटेड जो है टॉपिक रहेगा, दैट इज अबॉर्शन। ठीक है, यस, ओबीजी से रिलेटेड, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन से अक्सर जो एम्स है वो क्वेश्चन देता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि नॉर्सेट के एग्जाम में अबॉर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। सो बहुत ही डिटेल में हम अबॉर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अबॉर्शन नाम से, या फिर मैं डिस्कस करूं कि अबॉर्शन क्या है। ठीक है, इस नाम को समझने से पहले हम ये 2 चीजें देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, फिर हम डिटेल के अंदर जाने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा ये बिलीव रखती हूँ कि किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ऑन करें। अगर आप हार्ड चीजें पहले समझेंगे और सिंपल चीजें बाद में, तो आपको उस चीज से डर लगने लग जाएगा और आप उसको इतना अच्छे से गेन नहीं कर सकते। तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमेशा मूव करें। अब देखिए अबॉर्शन क्या है ना, सिंपल सी बात है मैम। अबॉर्शन तो उसमें देखने को मिलेगा जो फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, यस, किस में देखने को मिलेगा, प्रेग्नेंट, यस, प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझे हैं, यहाँ पर हम ये समझे हैं मैम कि यहाँ पर हमारा जो पेशेंट है वो फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल्स रहेंगी, प्रेग्नेंट वुमेन्स रहेंगी, हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं मदर रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रेग्नेंट फीमेल को हम मदर भी बोलते हैं जब हम ओबीजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम बिल्कुल बेसिक चीजें जान लेते हैं कि मैम जो प्रेगनेंसी है ना डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हम जानेंगे और बहुत ही डिटेल में हम हर चीज को समझेंगे। देखिए जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, यस, जो प्रेगनेंसी है वो कितने टाइम की रहती है, तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता ही होगा कि मैम अगर कोई भी फीमेल क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेगनेंसी रहती है दैट इज 9 मंथ्स की। 9 मंथ्स की जो है वो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, अगर मैं बोलूँ कि मैम इसी को आप क्या कर दे, दैट इज डेज में बता दे, तो सिंपल सी बात है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, है ना। तो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 30 से। तो हमारा ये प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा आ जाएगा, दैट इज 270 डेज। ठीक है, और अगर हमें इसको क्या करना है, वीक्स में निकालना है, तो हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दैट इज किस में निकालना है, अगर हमें वीक्स में, तो 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। मतलब हमारा निकल के आ जाएगा दैट इज 36 वीक्स। 36 वीक्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने मैम समझा ना, ये तो हमने प्रेगनेंसी के बारे में समझ लिया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे हम मूव ऑन करेंगे। ठीक, अगर मान के चलिए किसी को, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज और ले लेती हूँ जो मैं बोलने चाह रही थी उससे पहले, कि प्रेगनेंसी में जो फीमेल होती है, क्या उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है क्या प्रेगनेंसी में, तो आप कहेंगे नहीं मैम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एमिनोरिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस रहती है, एब्सेंस देखने को मिलता है किसका, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, एब्सेंट देखने को मिलती है। क्लियर है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की और एमिनोरिया देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर प्रेगनेंसी के समय में क्या हो जाए, ब्लीडिंग देखने को मिल जाए, ब्लीडिंग, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एबनॉर्मल कंडीशन। अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमने यही समझा है कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है, दैट इज अबॉर्शन। अबॉर्शन में हमारे जो पेशेंट रहेंगे वो सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स रहेंगी, प्रेग्नेंट वुमेन्स रहेंगी। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है वो 9 मंथ्स की होती है, जिसको हम 270 डेज बोल सकते हैं गेस्टेशनल पीरियड, या फिर हम 36 वीक्स बोल सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एमेनोरिया देखने को मिलेगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम बोले कि अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं और बोलना चाह रही हूँ, अब दैट इज कि मैम जब भी कोई बच्चा क्या होता है, डिलीवर्ड होता है, तो क्या होगा, उस पीरियड को हम टर्म डिलीवरी कब कहेंगे, मतलब सही डिलीवरी, स्वस्थ डिलीवरी, हेल्दी डिलीवरी कब कहेंगे, जब 37 वीक से
42 वीक्स के बीच में बच्चा क्या कर रहा हो, दैट इज बेबी को डिलीवर्ड कर रहा हो। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि प्रेगनेंसी को अगर हम वीक्स में क्वेश्चन आता है तो हम 36 वीक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल जो यस जो आइडियल टाइम होता है बेबी का डिलीवर्ड करने का वो 37 से 42 वीक्स होता है। मतलब इस समय पे ही जो डिलीवरी है वो कंडक्ट करवानी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक एक हम बोल सकते हैं कि एक जो मैक्सिमम टाइम है प्रेगनेंसी का, स्वस्थ प्रेगनेंसी का, वो 36 वीक्स तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा इस क्लास का बेसिक फंडा चालू होगा, हैशटैग हमारा केस चालू होगा कि अगर किसी फीमेल में क्या देखने को मिले, ब्लीडिंग देखने को मिले। ठीक है, कब देखने को मिले, अर्ली प्रेगनेंसी में। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंने बोला है ब्लीडिंग देखने को मिले किस में, अर्ली प्रेगनेंसी में। अर्ली का मतलब क्या समझ गए, अभी हम बात करेंगे, है ना, अभी हम बात करेंगे कि मैम अर्ली आप किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि एक पीरियड होता है ना, पीरियड ऑफ वायबिलिटी, एक पीरियड होता है जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ वायबिलिटी। यहाँ पर मैं एक एमसीक्यू बना के लिख रही हूँ कि अगर आपसे भी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है प्रेगनेंसी का, मतलब क्या समझे कि अगर किसी बच्चे ने, है ना, पीरियड ऑफ वायबिलिटी को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक, और अगर पीरियड ऑफ सर्वाइबिलिटी को क्रॉस नहीं करा तो वहां पर बच्चे के सर्वाइवल रहने के या जीने के जो चांसेस हैं, है ना, जीवित रहने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, कम, मतलब कम रहते हैं, बिल्कुल ना के बराबर भी हम बोल सकते हैं। तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में अलग है और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग है। ठीक है ना, यस, डेवलप्ड कंट्रीज में अलग है और डेवलपिंग कंट्रीज में अलग है, जो डेवलप हो रही हैं। क्लियर, जैसे इंडिया जो है वो फिलहाल अभी डेवलपिंग कंट्रीज में आती है ना। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर पीरियड ऑफ वायबिलिटी है 20 वीक्स, और डेवलपिंग कंट्रीज में जो पीरियड ऑफ वायबिलिटी है 20, वो है 22 वीक्स। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारी बात हो गई, ये तो मैम ये लग रहा है जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, अगर अगर मैं बोलूं कि ब्लीडिंग अगर अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए तो वो दो कारणवश होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा से ये चीज आपके सामने लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, जो मैंने अभी लिखा था ये मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन कर दिया ऊपर की तरफ, अब मैंने एक न्यू पेज समझ लिया इसको, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं बोलूँ कि ब्लीडिंग जो है, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग होती है वो दो कारणवश देखने को मिलती है। एक देखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट, दैट इज जो रिलेट करेगी हमारी प्रेगनेंसी स्टेट से, रिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेट। ठीक है, और जो दूसरा कारण होगा ब्लीडिंग का वो रिलेटेड नहीं है, बट वो एसोसिएट करती है, एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि अगर ब्लीडिंग सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कि ये जो ब्लीडिंग हुई है ये डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेगनेंसी स्टेट से। लेकिन अगर ब्लीडिंग इस वजह से हो रही है कि ऑलरेडी कोई बीमारी पहले से परसिस्ट कर रही थी, लेकिन प्रेगनेंसी होने की वजह से वो बीमारी एग्रवेट हो गई, ठीक है, मतलब प्रमोट हो गई, कोई बीमारी ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रही थी, उसके साथ साथ में एज अ कोमॉर्बिडिटी हम बोल सकते हैं कि वो जो प्रेगनेंसी हुई जैसे फीमेल में, तो वो बीमारी क्या कर गई, एसोसिएट कर गई, मतलब उसने ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा दिए। कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है कि मैम अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग किस किस कारणवश देखने को मिलती है, एक है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेट, दूसरी है एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी स्टेट। अब आप कहेंगे कि मैम आप सिर्फ और सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी की बात क्यों कर रहे हो, आप लेट प्रेगनेंसी की बात क्यों नहीं कर रहे। तो सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ दी जो ब्लीडिंग है प्रेगनेंसी के अंदर वो अर्ली ब्लीडिंग ही देखने को मिलती है। जैसे पीरियड ऑफ वायबिलिटी का पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत
कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। अगर फीमेल अपना पूरी तरीके से ध्यान रख रही है, अवेयर है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत आराम से निकाल देगी। इन कार कोई ऐसी ड्यू टू एनी सिचुएशन या फिर कोई ऐसी कंडीशन जो अनफॉर्चुनेटली फीमेल के साथ में हैपन हो जाती है, जिस फॉर एग्जांपल सीढ़ियों से गिर जाना या स्लिप हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई फीमेल को, ठीक है, तो वो कारण अलग होते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर जो एमनियोटिक सैक बना हुआ है वो पूरी तरीके से वेल फॉर्म्ड हो जाता है। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी में जो बच्चा है ना, जो एम्ब्रियो है, वो बिल्कुल कच्चा होता है, तो वहां पर ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशंस जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी से रिलेट करती हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज अबॉर्शन। कि अबॉर्शन की वजह से सबसे ज्यादा अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और ये देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट 95% केसेस में। मतलब अगर, मतलब 1000 में से, ठीक है, यस, अगर मैं 1000 का क्या करूं, 95% निकालूं, ठीक है, मैं क्या करूं, अगर 1000 का क्या करूं, 95% निकालूं, इसका मतलब ये हो गया कि 950 फीमेल में, ठीक है, अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ये देखिए आप, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि अगर मैं 1000 पेशेंट लेती हूँ, 1000 पेशेंट है ना, इस 1000 पेशेंट में अगर मैं आपको कहती हूँ कि इनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस किस वजह से हैं, तो आपका आंसर होगा कि मैम 950 फीमेल में, 950 पेशेंट में हमने देखा कि ब्लीडिंग होती है सीधी सीधी किसकी वजह से, अबॉर्शन की वजह से। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बाकी के जो कारण है 5%, वो क्या है मैम, क्या पता फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें इम्प्लांटेशन जो है, ठीक है, हाँ, जो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना होके कहीं और हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैम यूट्रस में भी अपर पोस्टीरियर सरफेस पे ना होके, ठीक है, कहीं और हो जाए, जैसे फेलोपियन ट्यूब में हो गई, ठीक है, या फिर एब्डोमेन में प्रेगनेंसी का इम्प्लांटेशन हो गया, उन सभी प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। या फिर 5% में ये भी देखने को मिलता है, दैट इज हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है ना, क्या, हाइडेटिफॉर्म मोल, इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैम समटाइम्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है, इम्प्लांटेशनल ब्लीडिंग जो है, वो भी देखने को मिलती है, कि ऑलमोस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, या यूजुअली वर्ड लेंगे यहाँ पे, कि यूजुअली जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, वो होता है आपका पोस्टीरियर पोस्टीरियर अपर सरफेस पोस्टीरियर अपर सरफेस ऑफ यूट्रस। और अगर यही होगा तो बच्चा आराम से ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो वो अच्छे से यूट्रस में सरवाइव करेगा, उसको अच्छे से जगह मिलेगी, ठीक है। अगर इसकी जगह कहीं और क्या देखने को मिले, इम्प्लांटेशन देखने को मिल जाए, तो वो प्रेगनेंसी क्या कर सकता है, वो एंटीपार्टम हेमरेज के चांसेस को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कर देगा, या एब्रेप्शो प्लेसेंटा के चांसेस को बढ़ा देता है। तो हमने अभी तक फिलहाल ये डिस्कस कर लिया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी जो है ना, वो 9 मंथ्स की होती है, या 270 डेज की होती है, 36 वीक्स की होती है, अगर सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन बच्चे का सही समय जो डिलीवरी करने का है वो 37 से 42 वीक्स होता है। अगर 37 वीक से पहले बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है तो हम उसको प्री टर्म बोलते हैं। 42 वीक्स के बाद में बच्चा डिलीवर्ड होता है तो हम उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती है, तो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में एमिनोरिया देखने को मिलता है। अगर ब्लीडिंग देखने को मिल जाए तो वो एक एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के कारण है दो, एक तो है जो डायरेक्टली रिलेट करता है प्रेगनेंसी से, और एक है जो एसोसिएट करता है प्रेगनेंसी से। तो जो रिलेट करने वाले जो कारण है उसमें 95% चांसेस है अबॉर्शन के, ठीक है। मतलब 1000 पेशेंट में से 950 फीमेल में तो अबॉर्शन की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और कारण क्या है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हाइडिटिफॉर्म मोल है, ठीक है, या फिर इम्प्लांटेशनल ब्लीडिंग है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड फैक्टर्स किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जो रिलेट नहीं करेंगे, मतलब अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेट, अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेट, जो प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं करते, बट, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं
बट एग्रीवेट द कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं बट प्री एग्जिस्टिंग, कंडीशन एग्रीवेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के समय में फीमेल की परेशानी को बढ़ा दे। कैसे समझते हैं? उदाहरण के साथ में, ठीक है ना? हाँ जी, समझते हैं उदाहरण के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल, सर्वाइकल लीजन, फीमेल को सर्विक्स में पहले से लीजन थे, लेकिन प्रेगनेंसी होने की वजह से वो सर्वाइकल लीजन्स है वो एग्रीवेट हो गए और उन्होंने ब्लीडिंग कर दी। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि वैस्कुलर एक्टोपी, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि पॉलिप्स, ठीक है, या फिर वैस्कुलर एक्टोपी, या फिर हम बोल सकते हैं रप्चर्ड वेरिकोज वेन, कि फीमेल को पहले से ही वेरिकोज वेन थे, है ना, यूट्रस के तरफ बच्चा लगा फीमेल को और वो वेरिकोज वेन ज्यादा दिक्कतदायी हो गए। और या फिर हम बोल सकते हैं कोई पहले से ही फीमेल को मेलिग्नेंसी की कंडीशन हो, कैंसर वगैरह हो, तो इन कंडीशन की वजह से भी फीमेल की कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ये चीजें हमें पहले जानना बहुत ही जरूरी था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, और हमारा टॉपिक डियर स्टूडेंट क्या है, दैट इज अबॉर्शन। चलो थोड़ा ढंग से बना लें हम एक बार, जिससे आपको अट्रैक्टिव कंटेंट लगे और आप इसको अच्छे से देख के आप अपने नोटबुक में उतार सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपना टॉपिक, दैट इज एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या है? अब देखिए, अबॉर्शन की जो बात मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, वो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी इसकी डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन बोले तो इसकी परिभाषा क्या है, और इसकी परिभाषा हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने दे रखी, वैसे ही अबॉर्शन की भी डेफिनेशन WHO ने दे रखी है। WHO कहता है, यस, WHO कहता है कि मैं पूरी डेफिनेशन इसकी पहले लिखूंगी, फिर मैं उसको समझाऊंगी, है ना? यस, फिर मैं उसको समझाऊंगी। तो WHO क्या कहता है अबॉर्शन के बारे में, लेट्स सी दैट। इन्होंने कहा कि अबॉर्शन जो है वो क्या है, अबॉर्शन इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन। चलो समझ ही लेते हैं। इन्होंने दो वेकेबलरी यूज में ली कि अबॉर्शन है या तो एक्सपल्शन हो जाना या एक्सट्रैक्शन हो जाना। एक्सपल्शन का मतलब बाहर निकल जाना और एक्सट्रैक्शन का मतलब हट जाना। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम इट्स मदर, अपनी मदर से। किसका? ऑफ एन एम्ब्रियो। ठीक है, किसका? एम्ब्रियो का। या फिर मैं बोल सकती हूँ, जब बच्चा अपनी मदर की वॉम में है तो हम उसको फीटस बोल सकते हैं। ठीक है, फीटस का, जिसका वजन, है ना, यस, जिसका वजन 500 ग्राम या 500 ग्राम या 500 ग्राम से कम हो, उसका। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, या WHO बोल रहा है कि व्हेन इट इज नॉट कैपेबल, when it is not capable for survival, capable of independent survival, कि वो खुद से जीने मतलब जीवित रहने के योग्य नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अबॉर्शन। ये किसके अकॉर्डिंग है? WHO बोले तो व्हाट? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये डेफिनेशन दी। क्या बोला इन्होंने? वापस से समझ लेते हैं कि मैम अबॉर्शन एक ऐसी कंडीशन है, अबॉर्शन इज एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और fetus weighing 500 gram or less than 500 gram, and it also said that कि when it is not capable of independent survival is known as abortion। ठीक है, ये तो उन्होंने परिभाषा दी है अकॉर्डिंग टू वेट। एक दूसरी डेफिनेशन है अबॉर्शन की, वो ये है कि ये कहता है कि जब गेस्टेशन वीक,
22 वीक से क्या हो, कम हो, या 22 वीक्स हो या 22 वीक से कम हो, और उस समय ब्लीडिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, उसको भी हम क्या किस में काउंट करेंगे, अबॉर्शन में। मतलब वो सीधी सी बात है, वहाँ कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई हाइडेटिव फॉर्म नहीं होने चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, किस में काउंट करेंगे, अबॉर्शन में। ठीक है। सो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो 500 ग्राम है फीटस का डेवलपमेंट, ये 22 वीक तक अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल जाता है। ठीक। चलिए, तो ये हमारी क्या कंप्लीट हो गई, ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है किसी अबॉर्शन की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, तो आप अपने नर्सिंग फ्रेंड्स में या फिर कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं उनको। साथ ही साथ में चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके या जो थंब आइकन है उसको आप बिल्कुल क्लिक कर दे, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि यस यू ऑल गेट माई कंटेंट जो मैं आपको दे रही हूँ, एंड यू ऑल अंडरस्टैंड कि एक मतलब बहुत ही अच्छा वेल कम्युनिकेशन रहा है, हम चीजें समझ रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। नाउ हम सेकंड जो मूव ऑन करेंगे, वो हम मूव ऑन करेंगे इंसिडेंट्स पे। नाउ लुक एट हियर। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि मैम इसके कितने प्रतिशत आंकड़े जो है वो देखने को मिलते हैं। इंसिडेंस का मतलब होता है ऑल न्यू केसेस, ठीक है। और प्रिवलेंस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बीमारी के पहले के कितने केसेस हैं, ओल्ड केसेस, और फिलहाल न्यू केसेस कितने आ रहे हैं, वो दोनों मिला के हमारा प्रिवलेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि मैम अबॉर्शन का इंसिडेंस कितना है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अबॉर्शन का इंसिडेंस है 10 to 20%। मतलब अस्पताल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप 10 से 20% पेशेंट किसके देख सकते हैं, अबॉर्शन के देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और सेवन अब इस 10 से 20% में भी ऐसा कहा जाता है कि 75% जो अबॉर्शन है वो देखने को मिलते हैं बिफोर 16 वीक्स, मतलब लेस देन 16 वीक्स। मतलब प्रेगनेंसी के 16 हफ्ते हुए भी नहीं कि उससे पहले ही 75% आंकड़े जो हैं अबॉर्शन के वो देखने को मिलते हैं। मतलब 16 वीक हम किसको बोल सकते हैं कि एक महीने में 4 वीक है। ठीक है। तो एक महीने में 4 हो गए, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 12 और 4 16, मतलब कितने महीने की प्रेगनेंसी, 4 महीने की प्रेगनेंसी, 4 मंथ्स प्रेगनेंसी। ठीक है। मतलब 4 महीने कंप्लीट नहीं होते फीमेल की प्रेगनेंसी को, उससे पहले क्या वो देखने को मिलता है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। और अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपने मोस्ट ऑफ दी फीमेल्स ने सुना ही होगा अपने घर में कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसका बच्चा लगता है, तो शुरुआत के 3 महीने जो है वो बहुत ही नाजुक रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इतना वेल फॉर्म नहीं होता। तो फीमेल के थोड़े से उछल कूद करने से या नेग्लिजेंस की वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं या बढ़ जाते हैं। या हम बोल सकते हैं कि भारी भरकम बाल्टी उठाना, कपड़े धो के ऐसा कुछ किया फीमेल ने, तो भी अबॉर्शन के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। चलिए, तो ये हमने इंसिडेंट्स पढ़ लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं ईटियोलॉजी। ठीक है। कारण क्या है अबॉर्शन होने के, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ईटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन। अब अपन मूव ऑन कर रहे हैं ईटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन। देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आने वाले नॉर्सेट के एग्जाम में, आने वाले आरआरबी के एग्जाम में, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। स्टार मार्किंग कर लेना। अगर आप ये नोट्स अपने नोटबुक में लिख रहे हैं, स्टार मार्किंग कर लेना। मैं आपको टोटल के 9 ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स बताऊंगी, टोटल के 9, और वो 9 में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दूंगी एक एक के बारे में, जिसमें से 2 से 3 एमसीक्यू इसके ईटियोलॉजी से ही बन जाते हैं। सबसे पहले मैं एनलिस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है। यस। ओके, चलिए, सो डिस्कस करेंगे। देखिए, ईटियोलॉजी का क्या क्या है। सबसे पहला जो कारण है अबॉर्शन होने का, वो है जेनेटिक। ठीक है। दूसरा जो कारण है डियर स्टूडेंट, वो है हमारा एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक, कि एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटी अगर फीमेल की बॉडी में है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है फीमेल की बॉडी में, तब भी क्या देखने को मिल सकता है, अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एनाटॉमिकल प्रॉब्लम भी फीमेल की बॉडी में क्या करती है, अबॉर्शन करवा देती है। कैसे, हाथ पैर का या फीकोमेलिया देखने की वजह से नहीं, या फिर हाथ पैर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से अबॉर्शन नहीं होता, किस वजह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है।
इन्फेक्शन, यस, इन्फेक्शन की वजह से भी अबॉर्शन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये 4 पॉइंट हमारे हो गए। पांचवा जो पॉइंट है हमारा वो है कि अगर फीमेल में किसी भी प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी हो तो भी अबॉर्शन देखने को मिलता है। ठीक है डियर। या फिर मैं बोल सकती हूँ, या फिर फीमेल को थ्रोम्बोफीलिया, ठीक है ना, हाँ थ्रोम्बोफीलिया, सॉरी। या फिर फीमेल में क्या हो, कोई थ्रोम्बोफिलियास की कोई ब्लड से रिलेटेड फीमेल में एबनॉर्मेलिटी हो तो भी फीमेल में अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मैम एनवायरनमेंट भी तो है एक कारण, इटियोलॉजिकल, इसमें ये रिस्क फैक्टर में भी आ सकता है। और साथ ही साथ में एनवायरनमेंट अपना डायरेक्ट कारण भी बनेगा, क्योंकि हम रिस्क फैक्टर अलग पढ़ते हैं किसी भी डिजीज डिसऑर्डर के, और साथ साथ में हम इटियोलॉजी कन्फर्मेटरी जो हमारे कारण होते हैं वो भी हम पढ़ते हैं, और कुछ अनएक्सप्लेन्ड भी हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन वो भी कारण बनते हैं। ठीक है। और साथ में लास्ट में आएगा हमारे अदर्स। अदर्स मतलब कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में जो अबॉर्शन करती है। ठीक है, ये 9 कारण हो गए। चलिए अब इनको हम डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू यहाँ से बनता है जेनेटिक से। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ जेनेटिक में सबसे ज्यादा क्रोमोसोमल ऐसी कौन सी अबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से फीमेल में अबॉर्शन देखने को मिलता है। सबसे बेसिक चीज यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट्स ये समझिएगा कि हमारे जो क्रोमोसोम है, चलो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेती हूँ, ये मैं ना यहाँ लिख देती हूँ एक्स्ट्रा करके भी। देखो बहुत शानदार गोल्डन नोट्स आपको मिल रहे हैं, कोई इसका कॉस्ट नहीं लग रहा है, यू ऑनलाइन मेथड्स के द्वारा। यस, आज के टाइम पे, पहले तो ऑनलाइन कोई ऐसा कुछ था नहीं जिससे घर बैठे सीख लेते थे चीजें, आजकल ऑनलाइन हम बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, चलो। सो एक्स्ट्रा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी आपको, है ना। देखिए प्रेगनेंसी कैसे होती है मैम, जब कोई मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के साथ में मीटिंग करता है तब प्रेगनेंसी होती है, जिसमें मेल पार्टनर के जर्म सेल फीमेल पार्टनर के जर्म सेल से फ्यूज होता है। मेल पार्टनर का जो जर्म सेल है उसको हम स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल पार्टनर का जो जर्म सेल है उसको हम ओवम बोलते हैं। जब इन दोनों में क्या होगा मैम, फ्यूजन होगा। ठीक है, और आरआरबी में क्वेश्चन आया था कि फ्यूजन होना स्पर्म और मेल का, ठीक है, स्पर्म का और ओवम का, स्पर्म मेल का और फीमेल का ओवम का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहलाता है डियर स्टूडेंट दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन ये था कि फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम है दैट इज सिंगेमी। ये आरआरबी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये आरआरबी का क्या था, क्वेश्चन था जो 2019 की वैकेंसी निकली थी उसमें। ठीक है, तो मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम, जो मेल का स्पर्म है वो कैसा है, आपका आंसर होगा, सिंपल सी बात है, वो है मोटाइल नेचर का। ठीक है, कौन से नेचर का, मोटाइल। और जो फीमेल का ओवम है वो कैसा, इमोटाइल है। मतलब क्या समझे कि जो ओवम है वो मैम ओवरी से आता है, ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है, और बाय दी क्या फिम्बरी, बाय दी फिम्बरी वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। ठीक है, वो इधर उधर नहीं घूमता। लेकिन जो मेल का स्पर्म्स हैं ये क्या होते हैं मैम, ये इजैक्यूलेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेनिस। ठीक है ना, बनाता कौन है, टेस्टिस। इजैक्यूलेट होके ये आएगा फीमेल की वेजाइना में, और वेजाइना से ये पहुंच जाता है यूट्रस को क्रॉस करते हुए फेलोपियन ट्यूब के पास में। ठीक है, हम यहाँ पे फालतू की कोई बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, हम सीधी बात करेंगे। तो जैसे ही ओवम और स्पर्म दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन से कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ग्रेस्टुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जर्म सेल से जर्म लेयर्स बनने लग जाती है। और इन जो ये जो सेल्स हैं, ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर जिस मेल के स्पर्म की बात कर रही हूँ, अगर मैं उस मेल की बात करूं तो उस मेल में टोटल के 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और फीमेल की बात करूं, पर्टिकुलर फीमेल की, मान के चलो कोई सीमा नाम की फीमेल है तो उसकी बॉडी में जो अदर सेल्स हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जब इन पर्टिकुलर बॉडी की अगर हम बात करें, इनके स्पर्म की और इनके ओवम की बात करें, तो इनमें क्या होता है, इनमें
इनमें मियोसिस होके, कौन सी प्रोसेस, यस मियोसिस होके ये 46 क्रोमोसोम स्पर्म में रह जाते 23 और फीमेल के ओवम में भी रह जाते 23। तो ये 23 और 23 क्रोमोसोम मिलके अपना एक प्रो न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। और इन प्रो न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम है, जब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं। जैसे कि इनमें ट्राइसोमी देखने को मिल जाती है, मोनोसोमी देखने को मिल जाती है ना। और ये मोनोसोमी ट्राइसोमी में तो अपने आप में एबनॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है ना। तो जब भी अगर मैं बात करूं कि मैम जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है और अगर उसके 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या हो जाए, ट्राइसोमी हो जाए, क्या हो जाए, ट्राइसोमी हो जाए, तो मैम वो 50% आंकड़ा दिखाती है किसका होने के, अबॉर्शन होने के। कंफर्मेटरी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स, यस पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि 16 नंबर का क्रोमोसोम है जिसकी ट्राइसोमी होने की वजह से मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली फीमेल में क्या देखने को मिलता है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। आई होप यू ऑल गेट दिस, मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। बात समझ में आ गई, चलिए एक ये हो गया। दूसरा, अब इस 50% में से भी ये जो 16 नंबर है ये 30% आंकड़े को दिखाता है, लेकिन जेनेटिकली, हाँ, अच्छा मैं यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट एक चेंज कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैं लूंगी 30%, ठीक है, ये 30% है ना। और जेनेटिकली जो है ना वो 50% अबॉर्शन के कारण को बताता है। मतलब क्या समझे, ऐसे समझिए कि अबॉर्शन अगर किसी फीमेल में हो रहा है उसके कारण क्या है, तो 10 फीमेल में 5 फीमेल जो है वो जेनेटिक के वजह से उनमें क्या देखने को मिलता है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। और जेनेटिकली में 30%, जो मतलब 50% का जो 30% है वो 16 नंबर क्रोमोसोम की वजह से देखने को मिलता है कि उसमें ट्राइसोमी हो गई, इसलिए बच्चे का अबॉर्शन हो गया, अबॉर्ट हो गया, एम्ब्रियो बाहर निकल गया। और जो 20% है वो देखने को मिलता है ड्यू टू मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब क्या समझे कि नॉर्मली टोटल क्रोमोसोम कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे में 45 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। और एक एक्स रहेगा, एक एक्स के साथ दूसरा एक्स नहीं होगा, मिसिंग होगा, या फिर वाई मिसिंग हो सकता है। तो ये भी 20% अबॉर्शन के चांसेस को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आ जाइए एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक, अब आ जाइए एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक, यहाँ समझेंगे। देखिए ये दूसरा पॉइंट अब हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हमने पहले कौन सा हमने, यस उसी के हिसाब से चलेंगे। दूसरा जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन और एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक के कारण अबॉर्शन कैसे हो जाता है। तो देखिए आपने एक सुना होगा क्या, ल्यूटियल, अच्छा पहले तो मैं इसका कारण बता दूं कि ये कितना कारण है, वो तो 50% था जेनेटिक, ये है 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% ऐसे केसेस हैं जिसमें मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन की वजह से क्या देखने को मिलता है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। मैम कौन कौन से हैं, तो समझिए सबसे पहला है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, तो देखिए जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस फीमेल में जो शुरू के 3 महीने होते हैं, उस 3 महीने में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है अगर आप लोगों को पता हो, है ना, ल्यूटियम वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अगर ये इस कॉर्पस ल्यूटियम की कमी हो जाए, ये नहीं सही से काम कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जिसकी वजह से फीमेल में प्रोजेस्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कम हो जाता है। और प्रोजेस्ट्रॉन की कमी की वजह से फीमेल में क्या देखने को मिलता है, अबॉर्शन देखने को मिलता है। आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। या फिर हम बोल सकते हैं कि फीमेल में क्या कंडीशन हो रही हो, थायराइड की कंडीशन हो, मतलब या तो फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या फिर हम बोल सकते हैं क्या पता हाइपर भी हो, दोनों ही कंडीशन फीमेल में अबॉर्शन को बढ़ा देती है। तो अर्ली डायग्नोसिस किया जाता है थायराइड ग्लैंड का, जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट जो है,
वो थायराइड ग्लैंड को अर्ली डिटेक्ट कर लेती है और पहले ही ट्रीटमेंट दे देती है। या फिर किसी फीमेल में डायबिटीज मेलाइटस हो पहले से, ठीक है, वो भी वो भी अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो क्या कर देता है, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। अगर मैं इसको सही सेंटेंस में लिखूं, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस increases increases the increases the chances of changes लिख दिया, sorry, increases the chances of miscarriage। ठीक है ना, चलो समझ गए। नेक्स्ट आ जाए एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी, ये थी तीसरी। एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है जैसे कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। समझ गए होंगे कि अगर कोई फीमेल जिसमें जिसमें सर्विक्स जो है वो बच्चे के वजन को क्या नहीं कर पा रहा, कॉप अप नहीं कर पा रहा, झेल नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से भी फीमेल में क्या देखने को मिलती है, अबॉर्शन देखने को मिल सकते हैं। या फिर कोई कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन हो, किसका, यूट्रस का, ठीक है, या फिर क्या हो, कोई कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन हो, किसका, ऑफ यूट्रस, तो भी क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन के चांसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन में जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस देखने को मिलते हैं। इम्यूनोलॉजिकल में कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। थ्रोम्बोफिलियास, एनवायरमेंट अनएक्सप्लेन्ड और अदर्स, ये हम इसमें कुछ डिस्कस करने का ऐसा कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस पॉइंट हम समझेंगे, ठीक है, यस, एडवांस पॉइंट हम समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्सेट में क्या एमसीक्यू कि ट्राइमेस्टर पहला, उसमें किसकी वजह, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेंगे, अबॉर्शन मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं, और दूसरे ट्राइमेस्टर में किसकी वजह से, है ना। आपको पता ही होगा डियर स्टूडेंट कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, 3। पहला ट्राइमेस्टर होता है 0 से 12 वीक्स का, दूसरा होता है दैट इज 13 से 28 वीक का, और जो तीसरा ट्राइमेस्टर है वो होता है 29 से 40 वीक्स का। जो पहला ट्राइमेस्टर है 0 से 12 वीक्स का, ठीक है, 0 से 12, और जो दूसरा है 13 से 28, है ना, इनमें दोनों में फर्क है। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है, ठीक है, यस, मोस्ट कॉमनली जो अबॉर्शन देखने को मिलता है पहले ट्राइमेस्टर में, मोस्ट कॉमनली अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैं पूरा लिखूंगी जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर के कारण पहले ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली अबॉर्शन देखने को मिलता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 13 से 28 वीक का जो ट्राइमेस्टर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसमें मोस्ट कॉमनली जो है, यस, मोस्ट कॉमनली जो अबॉर्शन है, मोस्ट कॉमनली अबॉर्शन वो देखने को मिलता है इज ड्यू टू सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, इज ड्यू टू सर्वाइकल, जो सर्विक्स है उसके इनकॉम्पिटेंस होने की वजह से, उसके इनकॉम्पिटेंस होने की वजह से देखने को मिलता है। अदर और क्या क्या कारण देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो, ठीक है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से, या फिर मैं बोल सकती हूँ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, या फिर मैं बोल सकती हूँ इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर डियर स्टूडेंट कुछ अनएक्सप्लेन्ड होते हैं जो इनसे विपरीत हैं, अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, उसकी वजह से भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में
हम बोल सकते हैं पहला तो मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट। ठीक है, म्यूलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट की वजह से भी जो यूट्रस को सही तरीके से नहीं बनाई होगी। ठीक है, पहले ही जो बच्चे का जैसे ही वजन बढ़ा, बच्चे की ग्रोथ हुई, तो यूट्रस ने उसको झेला नहीं। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा एम्ब्रियो को, फीटस को, या फिर यूट्रस फिब्रॉइड बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये कारण हो गए। चलिए, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बढ़ेंगे टाइप ऑफ अबॉर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको इतना कंटेंट जो भी अभी तक डिलीवर्ड किया है, एक एक लाइन आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इंसिडेंस पढ़ा, फिर हमने इटियोलॉजी अच्छे से पढ़ लिए। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम बढ़ रहे हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर रहेगा चौथा, शायद फोर्थ पॉइंट है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4। that is the name of the point is, सब point is type of abortion। ठीक है, अबॉर्शन होते हैं दो तरीके के। अबॉर्शन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ध्यान रखना। एक अबॉर्शन होता है जो अपने आप होता है, और एक अबॉर्शन होता है जो कराया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। मतलब कोई ऐसा एलिजिबल कपल जिसको बच्चा नहीं चाहिए, तो वो अस्पताल में जाके अबॉर्शन कराएगा। और एक ऐसा कपल जिसको बच्चा चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बच्चा गिर जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। तो अबॉर्शन के कितने टाइप हो गए, दो। एक तो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। ठीक है, अपने आप, जो अपने आप से अबॉर्ट हो रहा है। और जो दूसरा कारण है अबॉर्शन का, वो क्या है, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड बोले तो जो कराया जाता है। ठीक है ना, यस, हिंदी में लिख दूं जो मैं, जो कराया जाता है। कहाँ कराया जाएगा, अस्पताल में। किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, ये कराया जाने वाला अबॉर्शन भी लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। कहीं तो खुराफाती होते हैं जो सोचते हैं हम खुद ही अबॉर्ट कर लेंगे, और कई होते हैं समझदार जो हॉस्पिटल में जाके अबॉर्ट कराते हैं। ठीक है, तो एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। ठीक है, एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। लीगल जो अबॉर्शन आएगा उसमें डियर स्टूडेंट हमारा आएगा दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इलीगल अबॉर्शन होने की वजह से ये अनसेफ होता है, जिसकी वजह से सेप्टिक अबॉर्शन जो है देखने को मिलता है। सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा, फीमेल की मृत्यु होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। सेप्टिक अबॉर्शन किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, चलो। सो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दें। एक होता है स्पोरेडिक और एक होता है रिकरेंट। एक तो होता है स्पोरेडिक अबॉर्शन और एक होता है रिकरेंट। तो अब स्पोरेडिक अबॉर्शन जो है वो देखने को मिलते हैं रेयरली, है ना। मतलब फीमेल में हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं जैसे जो प्रेग्नेंट है, उनमें रेयरली अबॉर्शन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे अबॉर्शन भी होते हैं। रिकरेंट का मतलब है कि एक ही फीमेल में लगातार अबॉर्शन हो रहे हैं। ठीक है, लगातार, लगातार। ठीक है ना, लगातार रिकरेंट। मतलब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है, जैसे प्रेग्नेंट होती है तुरंत अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों अबॉर्शन भी किसी भी रूप का हो सकता है। अब इसके भी सब टाइप्स हैं, यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स ले लेती हूँ। जैसे कि थ्रिएटेंट भी हो सकता है ये। हम इनको एक एक को अलग अलग क्लास में समझेंगे कौन सा अबॉर्शन कौन सा है। ठीक है, जैसे कि थ्रिएटेंट अबॉर्शन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा जैसे कि इनएविटेबल। ठीक है, दूसरा जैसे कि इनएविटेबल अबॉर्शन, ये भी एक अबॉर्शन का टाइप है। ठीक है, तीसरा जैसे कि मैम एक होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। और चौथा जैसे कि कंप्लीट अबॉर्शन। बहुत ही सिंपल है ये, ऐसे तुरंत चुटकियों में याद हो जाते हैं अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो।
तीसरा जैसे फिफ्थ जैसे कि, पांचवा जैसे कि मिस्ड अबॉर्शन, और छठा सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर स्टूडेंट इनके नाम देख के ऐसे घबराते हैं कि यार इतने सारे, इनको कौन याद करेगा इतने सारों को। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के क्या होते हैं अबॉर्शन, थ्रिएटेंट, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, मिस्ड और सेप्टिक। सेप्टिक अबॉर्शन इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। इसमें मोर कॉमन है, जब कोई फीमेल में इलीगल रूप से अबॉर्शन कराया जाए, लेकिन इसमें लेस कॉमन है, लेस कॉमन, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि रिकरेंट बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, अपने आप इन्फेक्शन हो जाता है और अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, लेस कॉमन है। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें जो है इस क्लास में डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ में आई होगी अबॉर्शन का ये बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक एक अलग अलग पार्ट्स हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतना कंटेंट आपको मिला है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी क्लास में अपलोड करती हूँ, फिलहाल लाइव तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी क्लास में अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको बहुत ही समय पे आप उसको देख लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले चीजों को पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले जाग रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द क्लास, प्लीज काइंडली डू subscribe my channel, and also do like, and also click the like button, and please write any comment on the comment section. Thank you so much student. Jai Hind, Jai Bharat.